Hello, good evening everyone. This is Garima here from Learn Dots. बहुत ही दिनों बाद मिले हैं ना। मैं सोच रही थी कि क्या विषय लूँ। बहुत ही विचार करने के बाद मुझे ऐसा आया कि आजकल मुझे कहानियों में बड़ी रुचि आई है। मैं नए नए उपन्यास पढ़ रही हूँ। बहुत सारी नॉवेल्स मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड की हैं। और ये बढ़ता हुआ लॉकडाउन, क्या किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ जो भी उपन्यास मैं पढ़ रही हूँ। मुझे खासकर इंडियन ऑथर्स बहुत पसंद है। बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे कनेक्ट हो जाती है ना, जैसे आई फील लाइक कनेक्टिंग टू द इंडियन रूट्स। मुझे वैसे इंग्लिश ऑथर्स भी बहुत पसंद हैं, कोई बैर नहीं है उनसे, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। पर मैंने सोचा क्यों ना ये आइडिया को हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करें। जैसे NEP 2020 में बताया है कि हम इंडियन कल्चर्स और वैल्यूज़ को अभी एजुकेशन में अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा एज अ टीचर लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। क्यों ना इंडियन ऑथर्स का इंट्रोडक्शन मैं खुद ही अपने बच्चों को दूँ। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी कहानी। आज मैं नरेट करने वाली हूँ उस फेमस ऑथर की कहानी जो मुझे खासकर हिंदी में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, अलग अलग विषयों पे लिखे हैं, अलग अलग इंडियन कल्चर्स को बारीकियों से स्टडी करते हुए उन्होंने अपने उपन्यास में शामिल किया है। पूस की रात ये मेरी फेवरेट है जो मैं अभी रिसाइट करने वाली हूँ और मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। इसका इंग्लिश वर्जन भी है अ विंटर्स नाइट, बट देखते हैं कि हिंदी में ये कितना, जो ओरिजिनल फॉर्म है इसका, उसमें कितना सुंदर लगता है। होप यू कनेक्ट एंड होप यू स्टे ट्यून टू दिस चैनल सो टू हियर मोर ऑफ इंडियन ऑथर्स। थैंक यू। लेट्स बिगिन। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है हमारे पास। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था। पूस यानी विंटर। कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह जाएगा। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़िया का जमवाएगा, गालियाँ देगा। सहना यहाँ मतलब लैंडलॉर्ड, और ये बात कर रहा है हार की, जो मतलब फील्ड के बारे में है। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो आया है क्या करने, कर्ज अदा करने के लिए। पर जो हमारा हल्कू, जो हमारा कैरेक्टर है, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और उसे पूस के लिए, दैट इज़ विंटर के लिए, एक कंबल खरीदना है। आई होप आपको कॉन्टेक्चुअल ये समझ में आए और फिर हम आगे बिगिन कर सकते हैं। घुड़कियाँ जमवाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मारेगा। बला तो सिर से टल जाएगी, पर सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम ढील लिए हुए जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, ज़रा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा क्या कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने भी नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसे खेतों से बाज आए। मैं रुपए नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा,
क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, आपकी से खेती बाबा। मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वहाँ भी उसे भी झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 2-3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुराते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत से किनारे ऊख के पत्तों को एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को ही नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा तो क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि से शायद ताड़ गई। स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये अरान पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका था। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुज़र हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी कर रहे हम, मज़ा लूट रहे दूसरे। हल्कू उठा, गड्ढे में से ज़रा सी आग तिलक कर निकाल कर चीलम भरी। जबरा भी उठ गया। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, ज़रा मन बदल जाएगा। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठ जाना, तब जाड़ा ना लगेगा जबरा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास आके अपने मुंह से लगा लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू और फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय से कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट पे, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसी अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव ले रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू को पवित्र आत्मा से तो उस कुत्ते के भांति घृणा की गंध तक नहीं आई। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था।
जिसने आज उसे ये दशा में पहुंचा दिया था। इस अनोखी मैत्री ने उसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीय ने उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर निकलकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चूमकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंगता रहा। एक क्षण के लिए भी आ भी न जाता तो तुरंत ही दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय से अरमान की भांति भी उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से लगाकर सिर मिलाकर उसमें छिप गया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों ने रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों को एक बारा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों की ढेर लगी हुई थी। हल्कू ने सोचा, चल पत्तियां बटोरूं और उसे जलाकर खूब ताप लूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो भूत तो नहीं समझ जाएगा। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा ही नहीं जा रहा है। उसने पास में अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ बढ़ गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जा रहा जबरू, चलो बगीचे के पत्तियां बटोर कर तापे। टाढ़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार से निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों में ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आ गया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई ना जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आ रही होगी ना। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी मिल पड़ गई थी। उसे निचोड़ता हुआ बैठा था। उसने हल्कू की बातों पे ध्यान भी न दिया। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। ज़रा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ बना बना कर खड़ा कर रहा था। इसी अलावा में एक ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथात अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का नौका के सामने हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठकर आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार कर कह रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जब्बरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कू कू करके मानो यह कहा कि क्या ठंडी लगती रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा। नहीं तो इतनी ठंडी हम क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ,
इस अलाव को कूद कर पार करके दिखाओ। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करवाऊंगा। जब्बर ने उसे अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं ऐसा करके आगे बढ़ा। जबरा आग से गिर्द घूमकर उसने वापस आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पास आकर खड़ा हो गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर भी अंधेरा छाया था। राख से नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका न जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता। जबरा जोर से भूंक कर खेतों की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया था। शायद नीलगायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में से चर रही हैं। उनकी चबाने की चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, उसे भ्रम हो रहा होगा। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेतों से चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लगा, पर वो उठा। कैसा ददाया हुआ था, पर जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा था। वह अपनी जगह से भी ना हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ निकाली, ले हो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका आया और उसके अलावे को बुझा बैठा, और वो राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया भी कर डालती थी, और हल्कू गरम खराक के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्य ने रस्सियों को भांति उस चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म ज़मीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी हो कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़िया डालने से क्या होगा? क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। मुझे अपने खेत की पड़ी है। तुझे मालूम भी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं भी नहीं जानता कि कैसा दर्द हुआ। दोनों फिर खेत के डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, और जबरा मड़िया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी ने मुख पर उदासी छाई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी पर भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना